Hi guys, this is Abhishek Verma and you are watching Vidyas Thaliwale sir. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चौथा और आखिरी पार्ट। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इस आखिरी लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि कैसे विमेंस और रिवॉल्यूशन का अटैचमेंट था, कैसे नॉर्मल पीपल की लाइफ पे रिवॉल्यूशन का क्या असर पड़ रहा था। हम ये भी देखेंगे कि कैसे नेपोलियन बोनापार्टे ने पूरे फ्रांस पे कब्जा किया और हम पढ़ेंगे कि नेपोलियन का खुद का व्यू क्या था इस पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी समय गवाए इस आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विमेन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये कि जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ है, क्या उसमें विमेन का इन्वॉल्वमेंट था, विमेन्स को उस रिवॉल्यूशन में किस तरह के राइट्स मिले और विमेन्स ने उस रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया या नहीं लिया, और विमेन्स की लाइफ पर इस रिवॉल्यूशन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इफेक्ट हुआ है, हम ये भी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि विमेन्स कैसे कनेक्टेड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें और विमेन्स के इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो विमेन्स जो है उन्हें इस रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था। यानी विमेन्स को इस रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत मेहनत का सामना, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। दे वर फेसिंग हार्डशिप, उन्हें बहुत ज्यादा सीवियर हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा क्यों, हम आपको बता देते हैं। क्योंकि विमेन्स को अगर रिवॉल्यूशन में पार्ट लेना है तो उसे सड़कों पे निकलना होगा, बाकी लोगों के साथ मार्च में जाना होगा, रिवॉल्यूशन प्रोटेस्ट करना होगा। लेकिन उसी वीमेन को घर के हाउस होल्ड वर्क भी करने होते हैं। जी हाँ, उसे घर पे खाना बनाने का काम, कुकिंग और बाकी जो हाउस होल्ड वर्क है ना, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, ये सारी चीजें, टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस, है ना, ये सारी चीजें जो है किसे करनी पड़ती थी, विमेन्स को। इसके बावजूद सरप्लस इससे और ज्यादा कुछ क्या करना पड़ता था, विमेन को रिवॉल्यूशन में पार्ट भी लेना पड़ता था। तो ये सारी चीजें करनी पड़ रही है किसको, विमेन्स को। अगर हम आपको बात करें थर्ड स्टेट की विमेन की, मोस्टली जो थर्ड स्टेट की विमेन है उन्हें दो काम करने पड़ रहे हैं। एक तो उन्हें जॉब भी करनी पड़ी है फैक्ट्रीज में, या कोई दूसरा ट्रेड करना पड़ रहा है, कोई आर्टिसन है उसमें, कोई ट्रेडर है। ठीक, थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन है, हम आपको पहले बता चुके कि मोस्टली पीजेंट्स और फार्मर्स हैं, और थर्ड स्टेट के लोग इकोनॉमिकली क्या है, बहुत ही बैकवर्ड है। ये हमने पढ़ा हुआ है। थर्ड स्टेट के लोग अगर मोस्टली बैकवर्ड है, जिसमें विमेन्स भी बहुत सारी हैं, तो अगर वो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं तो उन्हें जॉब करने की जरूरत पड़ती है, उन्हें घर के बाहर काम करने की जरूरत पड़ती है। और अगर वो घर के बाहर जॉब करेंगे तो उनके घर के काम भी उन्हें करना ही पड़ते हैं। ठीक, घर के काम करना तो कंपलसरी है ही, हाउस होल्ड वर्क कंपलसरी है, प्लस सरप्लस में क्या जुड़ गया है, जॉब भी जुड़ गया है। यानी एक वीमेन को हाउस होल्ड वर्क प्लस जॉब, ये दोनों चीजें करनी पड़ रही हैं। फ्रांस में जो वीमेन थी, मोस्टली जो वीमेन थी, उन्हें अपने लाइफ को चलाने के लिए, उन्हें अपने लाइफ को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। दे हैड टू वर्क फॉर देयर लिविंग। ये विमेन्स की बात कर रहे हैं हम, देखिए कौन से थर्ड स्टेट विमेन की बात कर रहे हैं फ्रांस में। ठीक, और तो मोस्टली जो विमेन्स थी यहाँ पर, वो सारी की सारी क्या थी, अनएजुकेटेड और अनट्रेन्ड थी। अनएजुकेटेड मतलब उन्हें पढ़ने लिखने का समय नहीं मिला, उन्हें एजुकेशन नहीं हुआ, और तो और अनट्रेन्ड है, यानी वो किसी स्किल में उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है, उन्हें किसी तरह का जॉब के लिए, प्रॉपर जॉब के लिए, वर्क के लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई है। यानी फ्रांस की जो विमेन्स हैं, थर्ड स्टेट की फ्रांस की जो मोस्ट विमेन्स हैं, वो कैसी हैं, अनएजुकेटेड हैं, साथ ही साथ अनट्रेन्ड है। और हम बात करते हैं कि विमेन्स भले ही अनट्रेन्ड एजुकेटेड थी, फिर भी वो जॉब करती थी, उनका इन्वॉल्वमेंट जॉब में था। लेकिन उसी जॉब के लिए, जिस जॉब को मेन कर रहा है, वहीं पर फीमेल भी उस जॉब को करती थी, विमेन्स भी, और उसी जॉब के लिए उन्हें क्या मिलता था, लो वेजेस मिलते थे। यानी एक ही काम, जिस काम को मेन कर रहा है उसको ज्यादा पेमेंट है, और उसी काम को अगर विमेन करे तो उसको ज्यादा पेमेंट है। तो वहां पर फ्रांस में, फ्रांस की उस सोसाइटी में क्या चल रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी चल रही है, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसके साथ, विमेन के साथ। तो इस तरह की परेशानियों का सामना भी किसे करना पड़ रहा है, विमेन को करना पड़ रहा है। कहाँ की विमेन्स को, फ्रांस की विमेन्स को इस तरह की इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम आगे देखें तो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या परेशानी है, तो विमेन्स को जबरदस्ती फोर्स किया जाता था कि वो कम एज में ही, शुरुआत के एज में ही, यानी बहुत कम उम्र में ही क्या कर ले, वो शादी कर ले। विमेन्स वर फोर्स्ड फॉर मैरिज। ठीक, वो कम उम्र में ही शादी के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था, और किसके द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा। दे वर फोर्स्ड फॉर मैरिज इन अर्ली एज बाय देयर पेरेंट्स। जी हाँ, उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाते लिखाते नहीं थे, और उनकी अर्ली एज में क्या की जाती थी, शादी कर दी जाती थी। तो ये इस तरह की परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है फ्रेंच सोसाइटी में, किसको, विमेन्स को।
और तो और जो विमेन है उसे जॉब के साथ साथ उसे हाउस होल्ड वर्क भी करना है। अलोंग विथ जॉब दे हैड टू डू हाउस होल्ड वर्क्स। विमेन्स को क्या करना है, जॉब के साथ साथ हाउस होल्ड वर्क भी करना है। तो इन सारी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसे, विमेन्स को। कहां पर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक, किन तरह की परेशानियों का सामना, उन्हें बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ रही है। घर के बाहर भी काम करना पड़ रहा है, घर के अंदर भी काम करना पड़ रहा है। दूसरा, उनमें मैक्सिमम जो विमेन थी थर्ड स्टेट की, वो अपने लिविंग के लिए उन्हें जॉब, उन्हें वर्क करना ही पड़ता था, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर थी, वो बैकवर्ड इकोनॉमिक कंडीशन में थी। ठीक, और तो और ये जो विमेन्स थी, मोस्ट ऑफ देम वर अनएजुकेटेड एंड अनट्रेड। इसमें अधिकतर जो विमेन्स थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और साथ ही साथ उनके पास किसी प्रॉपर वर्क के लिए स्किल नहीं था, दे वर अनट्रेन्ड। और साथ ही साथ अगर कोई विमेन जॉब कर भी रही है तो सेम जॉब, जिस जॉब को मेन कर रहा है उसी जॉब को विमेन भी कर रही है, लेकिन विमेन को लो वेजेस पेड की जाती हैं एज कंपेयर टू मेन उसी जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें अनएजुकेटेड और अनट्रेन्ड कहा गया है। उनके साथ क्या हो रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, जेंडर के बेस पर उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और तो और विमेन्स को फोर्स किया जाता था कि वो कम उम्र में, यानी शुरुआत के एज में जल्दी से जल्द वो क्या कर लें, शादी कर ले। विमेन्स वर फोर्स्ड फॉर मैरिज बाय देयर पेरेंट्स इन अर्ली एज। वो बहुत ही कम उम्र में शादी के लिए उनके साथ जबरदस्ती की जाती थी उनके पेरेंट्स के द्वारा। और तो और विमेन्स को, मोस्ट विमेन्स को जॉब के साथ साथ, घर के बाहर काम करने के साथ साथ उन्हें घर के अंदर के हाउस होल्ड वर्क भी करने पड़ते थे। तो इस तरह की सीवियर हार्डशिप का सामना, कठोर परिश्रम का, कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ रहा है विमेन को फ्रेंच सोसाइटी में ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब हमें पढ़ना है कि लेट 18th सेंचुरी में विमेन्स को जो सीवियर हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था, क्या उस कंडीशन में कुछ सुधार हुआ? क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन बने या फिर जो डिक्टेटर था उसने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जिससे विमेन्स को भी फायदा पहुंचे? तो हमें यही पढ़ना है। हमारा अगला टॉपिक है कि लॉज टू इंप्रूव लाइव्स ऑफ विमेन। जो भी विमेन थी फ्रांस में, उनकी लाइफ्स को इंप्रूव करने के लिए, उनके लाइफ में जो कठिनाइयां आ रही थी उन्हें कम करने के लिए या उन्हें दूर करने के लिए क्या कुछ नियम कानून बनाए गए? तो जी हाँ, कुछ नियम कानून बनाए गए। किस तरह के रूल्स बनाए गए? स्कूल्स को कंपलसरी कर दिया कि देयर विल बी स्कूल फॉर एवरी गर्ल, यानी हर गर्ल को स्कूल में जाना कंपलसरी होगा, यानी राइट टू एजुकेशन की तरह। जैसे हमारे यहाँ 14 साल तक के सही बच्चे के लिए क्या है, स्कूल कंपलसरी है, फ्री एजुकेशन है, बिल्कुल वहां पर भी स्कूल्स कंपलसरी कर दिया गया कि चाहे जो विमेन ही हो उसे भी क्या करना है, स्कूल ज्वाइन करना ही है। कोई उसे डिप्राइव नहीं कर सकता, उसे मना नहीं कर सकता कि वो स्कूल ना जाए। दूसरी बात, पेरेंट्स के लिए अब लॉ बन गया कि पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को यानी अपनी डॉटर को फोर्स नहीं कर सकते मैरिज के लिए। अर्ली एज में, किसी भी एज में उन्हें अब मैरिज के लिए फोर्स ही नहीं कर सकते पेरेंट्स। जब तक उनके डॉटर की, उनके चाइल्ड की मर्जी खुद की नहीं है मैरिज करने की, तब तक वो उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। तीसरी बात उनके लिए क्या अच्छी हुई कि डाइवर्स जो है, डाइवोर्स यानी तलाक जो है, वो क्या कर दिया गया, लीगल कर दिया गया दोनों के लिए, मेन एंड वीमेन। इसके पहले फ्रेंच सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ मेन डाइवोर्स ले सकते थे, वीमेन को डाइवोर्स देने की परमिशन नहीं थी। यानी अगर मेन चाहे तो तलाक ले सकता है, लेकिन वीमेन चाहे तो बिना मेन की मर्जी के तलाक नहीं ले सकता। लेकिन फ्रेंच सोसाइटी में अब जो नया लॉ बना है उसके हिसाब से अब वीमेन भी क्या कर सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। और चौथा जो चीज उनके लिए हुआ था वीमेन्स के लिए कि अब वीमेन आर्टिसन बन सकती है, किसी तरह का कलाकार बन सकती है, और तो और वह क्या कर सकती है, इंडस्ट्रीज को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी रन कर सकती है। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं विमेन्स की लाइफ में। यानी हमारे जो गवर्नमेंट, वहां की रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट फ्रांस की, उसने जो चेंजेस लाए, उसने जो लॉज बनाए हैं विमेन्स की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, वो ये लॉज हैं। सबसे पहला लॉ क्या था कि स्कूल कंपलसरी किया गया गर्ल्स के लिए। दूसरा क्या था कि पेरेंट्स कुड नॉट फोर्स फॉर मैरिज। तीसरा क्या है कि डाइवोर्स वाज मेड लीगल फॉर बोथ, अब दोनों में से कोई भी तलाक ले सकता है। चौथा कि विमेन जो है अब वो आर्टिसन भी बन सकती है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज भी रन कर सकती हैं। तो ये है लॉज टू इंप्रूव लाइव्स ऑफ विमेन। सो अब हमें पढ़ना है कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था नेशनल असेंबली के द्वारा, उस जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस के लोगों को राइट्स दिए, उन्हें सिटीजन्स को राइट दिए, इक्वालिटी लाई, क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन्स के लिए कुछ वर्क किया या नहीं किया? उस कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन्स के लिए क्या लॉस थे? तो चलिए हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 एंड विमेन। तो हमें पता चला कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें विमेन्स को पैसिव सिटीजन में रख दिया गया था। जी हाँ, पैसिव सिटीजन मतलब जो वोट नहीं दे सकते। तो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने विमेन्स को बहुत ज्यादा क्या किया, डिसअपॉइंट किया, उन्हें बहुत निराश किया। उन्हें उम्मीद थी, विमेन को जो इतनी हार्डशिप का सामना कर रही थी,
उन्हें उम्मीद थी कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए कुछ लॉज लाएगा, उनके लिए कुछ छूट मिलेगी, उन्हें आराम मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन विमेंस को बहुत ज्यादा क्या किया, डिसअपॉइंट किया। और तो और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने विमेंस को एक्टिव सिटीजन नहीं माना, इन्होंने क्या माना, इन्हें पैसिव सिटीजन माना। पैसिव सिटीजन का मतलब वो पर्सन को राइट टू वोट नहीं होगा। चिल्ड्रन के साथ साथ विमेंस को भी पैसिव सिटीजन में डाल दिया गया और उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम राइट टू वोट। और तो और विमेंस का जो पॉलिटिकल क्लब्स थे रेन ऑफ टेरर के वक्त, रेन ऑफ टेरर मतलब कौन सा टाइम पीरियड, जी हाँ 1793 से 1794, ठीक। जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने रेन ऑफ टेरर किया तो उसने क्या किया, विमेंस के सारे पॉलिटिकल क्लब्स को बंद करवा दिया। जैसे मेन के पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसका हेड खुद मैक्सिमिलियन था। बाद में जब उसने कंट्री को टेक ओवर किया तो उसने विमेंस के पॉलिटिकल क्लब्स को बंद करवा दिया। किसने, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने। किस वक्त, रेन ऑफ टेरर के वक्त, यानी जो थोड़े बहुत राइट तो उनको थे पॉलिटिकल, वो भी उनसे छीन लिए गए रेन ऑफ टेरर के वक्त। और तो और विमेंस को क्या किया गया, पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का, किसी भी ऑफिस में किसी पॉलिटिकल वर्क से रिलेटेड जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का परमिशन नहीं दिया गया। यानी विमेन के साथ कितना भेदभाव हुआ है, कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कितनी इनइक्वालिटी रखी गई है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले ये बात कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने विमेन को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। दूसरी बात, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने विमेन्स को कहाँ रखा, पैसिव सिटीजन में रखा। तीसरी बात, रेन ऑफ टेरर के समय पे विमेन्स के पॉलिटिकल क्लब्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। पॉलिटिकल क्लब ऑफ विमेन्स वर क्लोज्ड डाउन ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर, दैट मींस 1793 टू 1794। चौथी बात, जो विमेन्स थी वो पॉलिटिकल ऑफिस में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड नहीं कर सकती, ना किसी तरह की जिम्मेदारी ले सकती हैं, ना किसी तरह का पार्टिसिपेशन कर सकती हैं। तो ये था 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन और विमेन्स के बीच का रिलेशन। So now we will study about what was the role of women in French society. फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में विमेन्स का क्या रोल था, कैसे विमेन्स ने रिवॉल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है कि शुरुआत से ही, जब से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ 14 जुलाई 1789 जो बेस्टली फुट इवेंट था, उस इवेंट से ही विमेन्स ने क्या किया है, रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया है। यानी जो विमेन्स है उन्होंने पार्टिसिपेट कैसे किया रिवॉल्यूशन में, एकदम शुरुआत से। दे पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जी हाँ, हमने देखा था कि जो 7000 लोगों ने पीपल्स मिलिशिया बनाया था उसमें मेन और विमेन दोनों थे। तो इसका मतलब ये है कि विमेन्स ने इस रिवॉल्यूशन में शुरुआत से ही क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो भी विमेन्स थी वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती थी, उनका थिंकिंग क्या होता था, किस पर्सपेक्टिव, किस नजरिए से, किस सोच के साथ वो पार्टिसिपेट करती थी। विमेन्स को लगता था कि अगर वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगी तो इससे गवर्नमेंट क्या होगी, और ज्यादा प्रेशराइज्ड होगी, रिवॉल्यूशन और ज्यादा इफेक्टिव होगा और गवर्नमेंट उनकी बातें मानेगी। Women hoped that their involvement would pressurize government. विमेन्स को लगता था, विमेन्स को ये उम्मीद थी कि उनका इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट को क्या करेगा, प्रेशराइज्ड करेगा और गवर्नमेंट उनकी डिमांड जल्द से जल्द मान जाएगी। यही सोचकर विमेन्स ने क्या किया है, रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया है। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि विमेन्स ने न सिर्फ रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया बल्कि इन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर से भी स्टार्ट किए। Women set up their own political clubs and also started newspapers. इन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स स्टैब्लिश किए, जैसे जैकोबियन वालों ने, मेन लोगों ने किया था अपना खुद का पॉलिटिकल क्लब, वैसे ही विमेन्स ने भी क्या किया, पॉलिटिकल क्लब स्टैब्लिश किए और साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स भी सेटअप किए। अपना खुद का, विमेन्स लोग अपना खुद का न्यूज़पेपर भी पब्लिश करती थी। इस तरह के टोटल 60 विमेन्स क्लब जो थे पूरे फ्रांस में एक्टिव थे। 60 से भी ज्यादा ही जो विमेन्स क्लब थे फ्रांस में क्या थे, एक्टिव थे पॉलिटिकली। और तो और विमेन जो लोग थी उनमें सबसे फेमस जो पॉलिटिकल क्लब है उसका नाम है सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। ये मोस्ट फेमस जो है क्या है, पॉलिटिकल क्लब है, किन लोगों का, विमेन्स का। तो फ्रांस की विमेन ने क्या किया है, शुरुआत से ही पार्टिसिपेट किया है रिवॉल्यूशन में। दे पार्टिसिपेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और किस नजरिए से पार्टिसिपेट किया, दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज गवर्नमेंट। उन्हें लगता था कि उनके इन्वॉल्वमेंट से गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, प्रेशराइज्ड हो जाएगी। ऐसा करके उन्होंने क्या किया, विमेन में रिवॉल्यूशन में विमेन ने पार्टिसिपेट किया।
और साथ ही साथ इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी रखा। इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स सेटअप किए और खुद के न्यूज़पेपर भी सेटअप किए। अराउंड 60 से भी ज्यादा जो विमेंस के क्लब थे, पॉलिटिकल क्लब्स, उन्होंने सेटअप किए। और इनमें जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। तो इस तरह से वीमेन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अपना रोल प्ले किया है। तो अब हम पढ़ेंगे द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये स्लेवरी क्या है, हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे स्लेवरी का खात्मा हुआ फ्रांस से। तो 17वीं सेंचुरी के वक्त स्लेवरी परफॉर्म होती थी बहुत ज्यादा। इस स्लेवरी क्या है, जब पीपल को खरीद कर उनसे गुलाम की तरह काम करवाया जाता है, उन्हें स्लेव बना के, दास गुलाम बना के रखा जाता है और लाइफ टाइम तक उनसे काम करवाया जाता है बिना किसी वेजेस के। सिर्फ खाना दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है उनके साथ। उस तरह की परफॉर्म की गई एक्शन को क्या कहते हैं, स्लेवरी। और ये यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस था 17वीं सेंचुरी तक। 18वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग आते आते एंड आते आते ये तो बंद हो गया, लेकिन 17वीं सेंचुरी तक बहुत फेमस और परफॉर्म भी होता था। तो क्या होता था, फ्रांस के जो मर्चेंट्स है, 17वीं सेंचुरी में फ्रांस के जो मर्चेंट्स है वो कहाँ जाते थे। 17वीं सेंचुरी में स्लेवरी परफॉर्म होती थी। फ्रांस के जो मर्चेंट्स हैं वो क्या करते थे, फ्रांस से होके अफ्रीकन कोस्ट तक जाते थे, है ना। दे सेल्ड, वो नाव से होते हुए, सेल मींस नाव से गुजरना, रवाना होना। दे सेल्ड फ्रॉम देयर कंट्री टू अफ्रीकन कोस्ट, अफ्रीकन कैरिबियन कंट्रीज तक वो जाते थे और वहां से ब्लैक पीपल को स्लेव करते थे। जी हाँ, पहले जो व्हाइट और ब्लैक के बीच जो अपार्टाइड चलता है, जिसको रंग भेद कहते हैं, यानी कलर के ऊपर भेदभाव, व्हाइट लोग ब्लैक पीपल्स को इन्फीरियर समझते हैं, लोअर समझते हैं और उनका स्लेवरी परफॉर्म किया जाता था। ये 17वीं सेंचुरी के समय की बात है, ठीक। तो क्या होता था, जो फ्रांस के मर्चेंट लोग हैं वो अफ्रीकन कोस्ट जाते थे, ना, साउथ अफ्रीका, ऐसी कंट्रीज में, कैरिबियन, वेस्ट इंडीज, जमैका, इन कंट्रीज में जाया करते थे और उन कंट्रीज के अफ्रीकन कोस्ट से, यानी कि वहां के किनारे से आसपास के जो भी गांव बसे होंगे उस गांव के हेड से, यानी चीफ टेंस, उस गांव के जो हेड रहा होगा, जमींदार या मेन हेड रहा होगा, विलेज हेड से क्या करते थे, स्लेव खरीदते थे। पुराने समय में क्या होता था, जो पेरेंट्स किसी जमींदार से या किसी हेड से लोन लेते थे और लोन चुका नहीं पाते थे, तो अपने जो चिल्ड्रंस होते थे उनको बेच दिया करते, उनके फैमिली मेंबर को खरीद लिया जाता था उनके द्वारा लोन न चुका पाने के शर्त में। तो क्या कहता था वो विलेज हेड, उन्हें चीफ, वो क्या करता था, उन ब्लैक पीपल को क्या करते थे, उन मर्चेंट्स को बेच दिया करते थे। एंड दीज पीपल वर सोल्ड टू फ्रेंच मर्चेंट्स बाय द विलेज चीफटेन्स। फिर ये लोग जो फ्रांस के मर्चेंट लोग हैं वो क्या करते थे, वो इन ब्लैक पीपल को खरीदने के बाद, इन स्लेव्स को खरीदने के बाद क्या किया जाता था, दे वर ब्रांडेड एंड शेकल्ड। शेकल्ड का मतलब होता है जंजीरों में जकड़ा जाता था, ब्रांडेड मतलब उनके ऊपर ठप्पा लगाया जाता था कि इस गुलाम को खरीदा गया है, और जिस मालिक ने खरीदा वो अपना ठप्पा सिंबल लगाता था। जैसे आजकल हम किसी भी चीज पे ब्रांडिंग करते हैं, नाम का स्टैंप लगाते हैं, बिल्कुल, यानी उस वक्त पीपल को, स्लेव्स को एक चीज समझाता था, उन्हें ह्यूमन बीइंग या उन्हें लिविंग बीइंग नहीं समझा जाता था, उनके अंदर ह्यूमैनिटी, उनको ह्यूमन की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता था और उन्हें एक सामान की तरह ट्रीट किया जाता था। तो वो जो स्लेव्स थे उनको बैंडेड और शकल किया जाता था। शकल मतलब जंजीरों में जकड़ा जाता था और ब्रांडेड का मतलब उनके ऊपर थप्पा लगाया जाता था, सिंबल। गरम लोहे से, आपने देखा होगा, गरम लोहे एकदम रॉड को एकदम लाल रेड हॉट करके उस पर थप्पा लगाया जाता था बॉडी के ऊपर, ठीक। और उसके बाद उन्हें उन नाव में, जिस नाव से वो सेल करके आए थे, नाव चलाकर आए थे अफ्रीकन को, उसी नाव के अंदर भर दिया जाता था, एकदम टाइटली पैक होते थे, यानी एकदम गाय भेड़ बकरी की तरह भर दिया जाता था। और वो 3 महीने के लॉन्ग टूर, जी हाँ, फ्रांस से अफ्रीका, ये 3 महीने के लॉन्ग टूर पे उन्हें दिया जाता था, उन्हें खाना दिया जाता था जिंदा रहने के लिए बस, और 3 महीने तक वो उसी अंदर नाव में एक पैक बॉटम में चैम्बर में रहते थे 3 महीने तक। और उसके बाद जब वहां पहुंच के फ्रांस में उनको निकाला जाता और प्लांटेशन वर्कर में भेज दिया जाता था। प्लांटेशन वर्कर क्या होते हैं, चाय के, कॉफी के जो बड़े बड़े बगीचे होते हैं, कई 100 एकड़ में फैले होते हैं, उसी एरिया में अंदर काम करना पड़ता है, बाउंड्री के अंदर, और वहीं रहना पड़ता है लाइफ टाइम, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो इन कामों के लिए स्लेवरी की जाती थी और कोई कोई अपने घर के काम कराने के लिए भी स्लेव्स को खरीदता था, स्लेवरी परफॉर्म होती थी। तो ये स्लेवरी थी, कहाँ परफॉर्म होती थी, पूरे यूरोप में परफॉर्म होती है। और फ्रांस में कैसे एंड हुई हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एंड ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस में स्लेवरी का खात्मा, कैसे फ्रांस में स्लेवरी जो है अबॉलिश्ड हुई है, खत्म हुई है, एंड हुई है। तो चलिए हम देखते हैं। स्लेवरी को एंड करने के लिए नेशनल असेंबली जो बनी थी न्यू, जिसको लुई 16 ने परमिशन दी थी बनाने की, उसने कई बार डिबेट किया कि हम क्या करते हैं, स्लेवरी को खत्म करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन राइट के फेवर में थे, वो चाहते थे ह्यूमन को राइट्स मिले, तो इसलिए वो स्लेवरी को एंड करना चाहते थे। नेशनल असेंबली जो है उसने कई बार डिबेट किया कि वो क्या करे, स्लेवरी को अबॉलिश करे, लेकिन
जो नोबल लोग थे, जो भी नोबल लोग थे कहां पर, फ्रेंच सोसाइटी में, उनके डर के कारण नेशनल असेंबली कभी भी स्लेवरी को अबॉलिश नहीं कर पाई। नेशनल असेंबली अबॉलिश तो करना चाहती थी, उनमें डिबेट भी हुआ, लेकिन फिर भी जो नोबल लोग थे उनके प्रेशर की वजह से, नोबल मर्चेंट के डर की वजह से स्लेवरी को नेशनल असेंबली ने खत्म नहीं किया। उसके बाद चल के जब नेशनल असेंबली ही खत्म हो गई, यानी नोबल्स का डर खत्म हो गया, तो फिर जो कन्वेंशन आया 1774 में, जो न्यूली फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको कन्वेंशन बोला गया है, उस कन्वेंशन ने ऑर्डर दिया था कि क्या करो, स्लेवरी को एंड करो, कि अब हम स्लेवरी क्या करते हैं, एंड करते हैं, चाहे नोबल्स डराए या कोई क्लर्गी डराए, हम स्लेवरी क्या करते हैं, पूरी तरह से एंड करते हैं। तो फाइनली कन्वेंशन ने 1774 में क्या किया, इसको एंड कर दिया स्लेवरी को। उसके बाद जब जैकोबियंस की गवर्नमेंट हटी, यानी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का जब खात्मा हुआ, उसको ट्रेजन पे चढ़ाया गया, जैकोबियंस का फॉल हुआ, तो उसके बाद फिर से नेपोलियन बोनापार्टे जो डिक्टेटर आया था, उसने स्लेवरी क्या कर दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। जैकोबियंस, आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबियंस, नेपोलियन बोनापार्टे री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी, उसने क्या किया था, स्लेवरी को फिर से शुरू कर दिया था। सबसे पहली बात तो नेशनल असेंबली खत्म करना चाहती थी, पर नोबल्स के फिर से खत्म नहीं कर पाई। दूसरा, जब नेशनल कन्वेंशन आया, नेशनल असेंबली हट गई और कन्वेंशन आया 1774 में, तब जाके किसका खात्मा हुआ, स्लेवरी का खात्मा हुआ। लेकिन उसके बाद फिर से जब जैकोबियन वाले हट गए, कन्वेंशन भी खत्म हो गई, जैकोबियन का फॉल हो गया और डिक्टेटरशिप आ गई, कहां पर, फ्रांस में, मिलिट्री डिक्टेटर। तो वो जो उसमें आया था नेपोलियन बोनापार्टे, जो मिलिट्री का हेड था, जिसने डिक्टेटरशिप लागू की थी, उसने फिर से स्लेवरी स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस बार की स्लेवरी में थोड़ा सा डिफरेंस, इस बार की स्लेवरी में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के ब्लैक पीपल, जिन्हें कहा जाता था निग्रोज, उनको ही स्लेव बनाया जाएगा, किसी और पीपल को नहीं। जो अफ्रीका के ब्लैक पीपल होंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है, निग्रोज कहा जाता है, सिर्फ उनका ही, अफ्रीका के ब्लैक पीपल जिन्हें निग्रोज कहा जाता है, उनकी ही स्लेवरी परफॉर्म होगी, यानी सिर्फ उन्हें ही स्लेव बनाया जाएगा। ऐसा किसने किया, नेपोलियन बोनापार्टे ने। लेकिन आगे चल के फाइनली जब फ्रांस में सारे रिवोल्यूशन खत्म हुए, फ्रांस रिपब्लिक बना, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हुआ, तो 1848 में स्लेवरी को क्या कर दिया गया, एंड कर दिया। तो इस तरह से स्लेवरी का जो है एंड हुआ है। स्लेवरी को एंड करने की कोशिश नेशनल असेंबली ने भी की, लेकिन वो किसके डर से नहीं कर पाए, वो फियर ऑफ नोबल्स की वजह से स्लेवरी को एंड नहीं कर पाए। लेकिन आगे चल के जब नेशनल असेंबली ही खत्म हो गई, तो जो कन्वेंशन आया 1774 में, उसने स्लेवरी को क्या किया, खत्म किया। उस जितने भी स्लेव्स थे उनके फ्रेंच कॉलोनीज में, फ्रांस में और दूसरे देशों में, तो उन सभी स्लेव्स को क्या कर दिया, फ्री कर दिया और स्लेवरी को एंड किया। लेकिन जैसे ही कन्वेंशन खत्म हुआ, रिपब्लिक हटी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्टे ने डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश की। जब हमने देखा था डायरेक्टरी और जनरल के बीच जो क्या हुआ था, एग्जीक्यूटिव के बीच क्या हुआ था, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उसका फायदा उठाया था नेपोलियन बोनापार्टे ने, वो मिलिट्री डिक्टेटर बन गया था। फिर जैसे ही वो डिक्टेटर बना, उसने फिर से स्लेवरी रिस्टार्ट करवा दी। लेकिन इस बार की जो रिस्टार्ट स्लेवरी है, उसमें कुछ क्या है, थोड़ा से चेंजेस है। इस बार की स्लेवरी में क्या, सिर्फ अफ्रीकन पीपल ही, जिन्हें कहा जाता है, निग्रोस कहा जाता है, वही लोगों को स्लेव बनाया जाएगा, यानी उनके ऊपर ही स्लेवरी परफॉर्म की जाएगी। लेकिन आगे चल के फाइनली 1848 में क्या कर दिया, स्लेवरी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। तो इस तरह से स्लेवरी का एंड हुआ है फ्रांस में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लेवरी को एंड करने का प्रोसेस क्या था, या हाउ डिड स्लेवरी एंडेड इन फ्रांस, या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाई इट टुक सो मच टाइम टू एंड स्लेवरी, स्लेवरी को खत्म होने तक समय क्यों लगा था, वो बताना पड़ेगा। कि पहले डरते थे नेशनल असेंबली वाले, फिर खत्म भी किया कन्वेंशन ने, तो फिर से नेपोलियन ने आकर फिर शुरू करवा दिया था। तो ये सारी चीजें हमें बतानी है, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस के पीपल और उनकी एवरीडे लाइफ और रिवॉल्यूशन किस तरह से चल रहा था। यानी हम जो रोज आम जिंदगी जीते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज होते हैं, और साथ ही साथ फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, उसमें लोगों की लाइफ किस तरह से थी, एवरीडे लाइफ और रिवॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रीब्यूट करके एक साथ कंपेयर करके चलाया गया। तो हम बात करते हैं, तो जब 1789 में बेस्टली फोर्ट इवेंट हुआ, तो उसके बाद से ही क्या हुआ है, ढेर सारे चेंजेस आए हैं। 1789 के बाद क्या हुआ, सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया। बेस्टली फोर्ट आया तो सेंसरशिप क्या हो गई, अबॉलिश हो गई। अब सेंसरशिप क्या होती है, कुछ भी अगर आप बुक्स में, पॉम्पलेट्स में, न्यूज़पेपर्स में छापना चाहते हैं, नॉवेल्स में कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, तो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको छापना है, तो पहले गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी होती है। गवर्नमेंट आपके छापे हुए मटेरियल को पढ़ती है, देखती है कि कुछ गलत तो नहीं छापा है, यानी आपकी बुक को पढ़ेगी। अगर बुक में कुछ गलत लिखा है तो उसको हटाएगी, नहीं बोलेगी पब्लिश मत करो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइसेंस दे रहे हैं कुछ भी, इसको सेंसरशिप बोला जाता है। न्यूज़पेपर में कुछ भी छपने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है,
बुक्स में कुछ भी छापने से पहले, बुक पब्लिश करने से पहले हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, बुक पढ़ता है। आपने अक्सर देखा होगा मूवी बनती है, जब मूवी बनने से पहले सर्टिफिकेट आता है, UA ऐसा सर्टिफिकेट लिख कर आता है, ठीक। तो वो लाइसेंस है, वो परमिशन दी गई है कि हाँ इसमें सब कुछ ठीक है, इसको देखा जा सकता है। तो इसी को सेंसरशिप कहते हैं। तो पहले सेंसरशिप फॉर्म होती थी बिना राजा को पूछे, बिना लुईस सिक्सटीन को पूछे, गवर्नमेंट को पूछे कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। बट बैस्टरी फोर्ट के इवेंट के बाद राजा क्या हो गया, वो थोड़ा सा पोलाइट हो गया, उससे लगा कि नहीं लोगों को राइट्स देने होंगे। तो इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट ये लोगों को मिल गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये लोगों को बहुत जल्दी मिल गया बैस्टरी फोर्ट इवेंट के बाद, और सभी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। अब लोग पढ़ने लिखने लगे, लोग एजुकेट हुए और ज्यादा से ज्यादा लोग बुक्स लिखने लगे, पॉम्पलेट छापने लगे, है ना। तो ये सारी चीजें फ्रांस में होने लगी, जिसकी वजह से लोग क्या हुए हैं, रिवॉल्ट में और ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। और तो और जो फिलोसफर थे उन्होंने भी ज्यादा बुक्स लिखी, उन्होंने भी न्यूज़पेपर्स में खूब सारे अपने थॉट्स लिखे, परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से लोगों ने इस बात को समझा। फिलोसफर्स के थॉट्स से क्या हुए, वो इंस्पायर हुए और लोगों ने क्या किया, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया। तो इस तरह से लोगों की एवरीडे की लाइफ और रिवॉल्यूशन के बीच क्या किया गया है, एक कनेक्शन जोड़ा गया है। तो लोगों की जिंदगी तो नॉर्मली चल रही है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं 1789 के बाद। क्या चेंजेस हुई हैं, सेंसरशिप को खत्म किया गया है, साथ ही साथ लोगों को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये दिया गया है। लोग एजुकेट हुए हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोग फिलोसफर्स को पढ़ के, उनके थॉट्स को सुन के, पढ़ के इंस्पायर हुए हैं किस चीज के लिए, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। तो अब हमें पढ़ना है कि जो नेपोलियन बोनापार्टे था, जो मिलिट्री डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्टे, उसका सोचना क्या था, उसका नजरिया क्या था, व्हाट वाज नेपोलियंस व्यू। तो नेपोलियंस का व्यू पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लोगों का क्या व्यू था नेपोलियन के बारे में। तो लोग क्या सोचते थे, जब नेपोलियन बोनापार्टे 1804 में 1804 में खुद को उसने डिक्टेटर डिक्लेयर किया, डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव की चल रही लड़ाई का फायदा उठाए खुद जब वो राजा बन गया, समझ लीजिए आप मिलिट्री डिक्टेटर बन गया, वो तानाशाह बन गया, तो उसने खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया। जब नेपोलियन बोनापार्टे ने 1804 में खुद को किंग डिक्लेयर किया, तो लोगों को लगा कि यही बंदा है, यही नेपोलियन बोनापार्टे मसीहा है जो हमें क्या करेगा, आजादी दिलाएगा, जो ना सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरे यूरोप को क्या करेगा, मुक्ति दिलाएगा। लोगों ने उसे लिबरेटर समझा, दे सॉ हिम एज ए फ्रीडम प्रोवाइडर। उन्हें लगता था कि वो लिबरेटर है, वो आजादी देगा और सबको क्या कराएगा, वो लिबरेट करेगा। और तो लोगों को लगता था कि वो खुद फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को मॉडर्न बनाएगा, ही विल बी द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो नेपोलियन के व्यू से पहले लोगों का व्यू ये है कि लोग ही उसे क्या समझते हैं, बहुत महान समझते हैं। लोगों ने उसे समझा कि वो क्या करेगा, उन्हें फ्रीडम दिलाएगा, और लोगों ने समझा कि वो न सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरे यूरोप को क्या बनाएगा, मॉडर्न बनाएगा। तो ये लोगों के व्यूज थे जो आगे चल के पूरी तरह से गलत साबित हुए। किसके बारे में, नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेपोलियन का क्या व्यू था खुद के बारे में, वो खुद क्या सोचता था अपने बारे में और साथ ही साथ पूरे फ्रांस और यूरोप के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं नेपोलियन का क्या व्यू था, नेपोलियन किस तरह की सोच रखता था। तो नेपोलियन जो है वो खुद को यूरोप का मॉडर्नाइजर कहता था। नेपोलियन सॉ हिमसेल्फ एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उसे लगता था कि वो न सिर्फ फ्रांस का बल्कि पूरे यूरोप का मॉडर्नाइजर बनेगा, यानी वो फ्रांस के ऊपर डिक्टेटरशिप ला के एहसान कर रहा है, वो फ्रांस को मॉडर्न बनाएगा, साथ ही साथ पूरे यूरोप को भी मॉडर्न बना देगा। ये कैसा किसका सोचना है, ये नेपोलियन बोनापार्टे का सोचना है। नेपोलियन बोनापार्टे ने तो नेपोलियनिक कोड लाया, उसने अपनी खुद की एक बुक लिख दी, मतलब अपने खुद के मन से कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, जिसे उसने 1804 में लॉन्च किया कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, और उसे क्या नाम दिया, नेपोलियनिक कोड नाम दिया उसे। क्या नाम दिया उसे, नेपोलियनिक कोड। ये बहुत फेमस है, आपको ध्यान रखना है, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। ठीक, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं, सिविल कोड 1804। नेपोलियनिक कोड को ही सिविल कोड 1804 भी कहते हैं। ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, नेपोलियन बोनापार्टे ने। इसमें क्या था, वेरियस टाइप्स के लॉज थे, जैसे कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकता है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, यानी कि जैसे अभी हम यूनिफॉर्म सिस्टम इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम की, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, बिल्कुल इसी तरह की चीजें, एग्जैक्ट चीजें जो हैं, स्टैंडर्ड चीजें इसने स्टैब्लिश की थी, किसने, नेपोलियन बोनापार्टे ने। और ये सब उसने कहाँ किया था, तो नेपोलियनिक कोड 1804 में, जिसका दूसरा नाम क्या है, सिविल कोड 1804 में। तो ये नेपोलियन का व्यू था खुद को लेकर कि वो क्या करने आया है, वो पूरे यूरोप को क्या करने आया है, मॉडर्न बनाने आया है, साथ ही साथ फ्रांस को भी क्या बनाएगा, वो मॉडर्न बनाएगा। उसने क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी जैसे सिस्टम्स को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, कहां पर, फ्रांस में। तो इस पूरे चैप्टर का टॉपिक का हम अगर कंक्लूजन निकालें
तो हमें समझ में आता है कि फ्रांस को जो भी मॉडर्न बनाने आया, जो भी फ्रांस को डेवलप करने आया, वो खुद ही फ्रांस को क्या कर बैठा, गुलाम कर बैठा। पहले हमने बात की नेशनल असेंबली की, फिर बात आई कन्वेंशन की, फिर हमने देखा कि जैकोबियन क्लब वाले मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर खुद ही उसने कंट्रोल कर दिया, उसने ही रेन ऑफ टेरर कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा नेपोलियन बोनापार्टे, जो अपने आप को मसीहा समझता था, लेकिन वो भी एक डिक्टेटर से कम नहीं था। तो हमें पता चला कि ये सारे लोग जो हैं रिवॉल्यूशन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं बना पा रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्टे भी 1915 में डिफीट हो गया। 1915 में वाटरलू एक जगह है जहाँ पे लड़ाई में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हो गया, नेपोलियन बोनापार्टे मारा गया। तो 1915 में नेपोलियन के खात्मे के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या होता है, द एंड होता है। तो इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है लैंडमार्क है पूरे यूरोप की हिस्ट्री में, ना सिर्फ फ्रांस के बल्कि पूरे यूरोप के, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में क्या है, लैंडमार्क है। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, हमारे यहाँ पे सोशल वर्कर है ना, सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन किया कि कैसे फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया और वहाँ की डिक्टेटरशिप, वहाँ की मोनार्की को हटाया। तो इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या है, कंक्लूजन होता है, और यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दी एंड है। तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको डाउट्स है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।